हेलो बच्चों, अब तक आप पढ़ रहे थे यूनिट 1 फिजिक्स में। जो आज तक हमने जितना भी पढ़ा है वो यूनिट 1 थी, जिसमें 4 चैप्टर थे। चैप्टर नंबर 1 विद्युत क्षेत्र, चैप्टर नंबर 2 गाउस के नियम और इसके अनुप्रयोग, चैप्टर नंबर 3 विद्युत विभव और चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारिता। बच्चों, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक पहली यूनिट होती है, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी फिजिक्स की दूसरी यूनिट, जिसमें 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। बिल्कुल फ्रेश टॉपिक हैं। यदि किसी बच्चे ने पहली यूनिट नहीं पढ़ी है मतलब 1 से लेकर 4 तक के चैप्टर अगर नहीं पढ़े हैं, फिर भी चैप्टर नंबर 5 आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो। बहुत इजी तरीका रहेगा, काफ़ी डीपली पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। लेकिन आप एक रेगुलरिटी बनाए रखना भाई। ऐसा ना हो कि आप वीडियो छोड़ छोड़ के देखें, पूरी वीडियो बहुत ढंग से देखा करो, चाहे 2 बार देखनी पड़ जाए। एक बार पूरा ढंग समझो, फिर एक बार और देखो भले उसको, है ना, ताकि आपका टॉपिक टोटली क्लियर हो जाए। क्लियर है? तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का हमारा चैप्टर, जिसका नाम है विद्युत धारा। तो देखिए बच्चों, जैसा कि चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, आपने क्लास 10th में विद्युत धारा की डेफिनेशन पढ़ी है। इलेक्ट्रिक करंट आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कि किसी भी चालक में आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। आपने ऐसा पढ़ा है कि किसी भी चालक में जो आवेश के प्रवाह की दर है, आवेश अगर स्लो बहेगा तो इलेक्ट्रिक करंट कम होगा, मतलब विद्युत धारा कम होगी, और आवेश तेज बहेगा तो विद्युत धारा क्या होगी, ज़्यादा चर्चा इस पर करेंगे नहीं हम। खैर, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली हेडिंग आज की। बच्चों, जो पहली हेडिंग है आज हमारी, वो है विद्युत धारा से ही स्टार्ट करने वाले हैं कि विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो डेफिनेशन तो बहुत इजी है, आप सभी जानते होंगे कि किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा। जैसे हम चालक की बात करें तो चालक में एक टर्म आती है बच्चों, आवेश वाहक। क्या टर्म आती है, मैं यहां लिखता हूं, उसको सुनना, आवेश वाहक। सुनिए, आवेश वाहक वो फैक्टर है जिसके कारण करंट फ्लो होता है। देखो, हम बात करें चालक और कुचालक की, जैसा कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 की परिभाषा में बताया था। चालक वो पदार्थ हैं जिनमें करंट आसानी से फ्लो हो सकता है और उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि कुचालक वो पदार्थ हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन तो बच्चों उसमें भी होते हैं, पर वो कैसे होते हैं, बद्ध। अब एक जो टर्म आई है ना, आवेशवाहक, आवेशवाहक वो चीज है जिसकी वजह से करंट बहती है। आप तो ये समझो आसान भाषा में, जो विद्युत धारा प्रवाह को सहयोग करेगा या जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होगी, उसे नाम दिया जाएगा क्या, आवेशवाहक। अब जैसे बच्चों हम बात करें चालक की, काय की बात करें हम, चालक की, जितने भी हमारे चालक पदार्थ हैं, जैसे कि सभी धातुएं, मानव शरीर, गीली लकड़ी, कार्बन का भी एक रूप है जो मतलब चालक कहलाता है। तो ऐसी कई चीजें हैं, ठीक है ना। तो चालक में जो आवेश वाहक है ना बच्चों, आप याद रखना, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। कौन होता है आवेश वाहक, मुक्त इलेक्ट्रॉन। चालक में आवेश वाहक क्या होता है बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मेरे कहने का तात्पर्य है कि चालक में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, चालक में जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, वो किसकी वजह से प्रवाहित होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से। मैंने आपको डेफिनेशन में ये अंतर करवाया था कि चालक में तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर कुचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो याद रहे कि चालक में विद्युत धारा किसकी वजह से बहती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाह करते हैं जिससे करंट फ्लो होता है। बात करें बच्चों हम अर्धचालकों की, अर्धचालक, ये हमारा एक पूरा चैप्टर है अपने आप में, 6 नंबर का, चैप्टर नंबर 16 सेमीकंडक्टर। बहुत अच्छा और बहुत शानदार चैप्टर है, बिल्कुल एकदम सबसे ज्यादा नंबर का चैप्टर है फिजिक्स में, वो पूरे 12th क्लास में। चैप्टर नंबर 16 6 नंबर का पूरा अकेला चैप्टर है ना, उसमें हम पूरा डीपली अर्धचालक ही पढ़ने वाले हैं। तो अर्धचालक में जो आवेश वाहक होते हैं बच्चों, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन और होल, मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल। तो अर्धचालक में आवेश वाहक होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन
तथा होल। अर्धचालक में आवेश वाहक क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल। चालक में आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मतलब चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा बहेगी, अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल के कारण धारा बहेगी। और विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य मतलब विलयन टाइप में, एक तरीके से जैसे हम सेल वगैरह बनाते हैं तो आपने सुना होगा कि हम अमोनियम क्लोराइड का विलयन काम में लेते हैं, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड NaCl में Na+ होता है और Cl क्या होता है? माइनस। एक तो होगा इसमें धनायन और एक क्या होगा? ऋणायन। तो विद्युत अपघट्य में याद रखना कौन कौन है बच्चों? धनायन व ऋणायन। अरे समझ में आ रहा है ना? ये टर्म पढ़ना पहले जरूरी है, तभी आपको करंट समझ में आएगा। क्या हेडिंग पढ़ी मैंने? आवेश वाहक। क्या होता है आवेश वाहक? जिसकी वजह से करंट बहता है, जिसके कारण करंट फ्लो होता है, उसे बोलते हैं आवेश वाहक। अब ये हर चीज में अलग अलग है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं ऐसी, लेकिन आपके काम की केवल इतनी ही काम आ सकती हैं। पहली बात, चालक। चालक में करंट किसकी वजह से बहता है? चालक में करंट बहता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, याद रखना। फिर दूसरा विद्युत अपघट्य, इसमें बहता है धनायन और ऋणायन के कारण। और अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल। चैप्टर नंबर 16 में बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं, आज आप हल्का सा दिमाग को रखना। क्लियर है? तो ये कहानी आपकी यहां क्लियर हुई। अब हम नेक्स्ट बात करें, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कुछ चर्चा करते हैं बच्चों कि विद्युत धारा क्या है। तो जनरली इस चैप्टर में हम चालक की बात करेंगे। विद्युत धारा की जो परिभाषा मुझे देनी है वो चालक के लिए होनी चाहिए। और चालक में करंट किस वजह से बहता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो आप ऐसे बोल सकते हो किसी भी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन ही तो आवेश है। अरे आवेश चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया ना आपने, क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की दिखता, मतलब इलेक्ट्रॉन ही तो आवेश का कारण है। तो आप सिंपल परिभाषा बना सकते हो कि चालक में विद्युत धारा की परिभाषा है भाई, चालक में आवेश प्रवाह की दर। क्या बच्चों द्वारा बोलना? चालक में आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा कहलाती है, ये इसकी डेफिनेशन है। विद्युत धारा की डेफिनेशन है बच्चों, चालक में आवेश प्रवाह की दर, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। किसी चालक में जो आवेश प्रवाह हो रहा है उसकी दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा। बात करें इसके सूत्र की, तो बच्चों सूत्र हो जाएगा इसका I, इसका प्रतीक है विद्युत धारा का। दर जब भी नाम आए तो बच्चों हम समय से डिवाइड करते हैं, आपको पता है। तो आवेश प्रवाह की दर मतलब I = Q/T, पहला फॉर्मूला है इसका। इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला है I = Q/T। और एक और फॉर्मूला बन सकता है इसी में, यही लिख दें उसको, I = यही बन सकता है भाई dQ/dt। I = dQ/dt। तो ये तो हुई बात डेफिनेशन की, बहुत इजी है, कोई नहीं पूछता है, बस हमें केवल नॉलेज में होनी चाहिए। अच्छा, मात्रक की अगर हम बात करें कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा बच्चों, तो इसका जो मात्रक है वो होता है एम्पियर। आप अगर सूत्र से देखोगे तो आपको कूलाम पर सेकंड दिखेगा, पर एक स्टैंडर्ड मात्रक है, बहुत फेमस मात्रक है अपने आप में, क्या? एम्पियर, जिसका सिंबल होता है बच्चों ए। क्या सिंबल होता है? ए। तो जो विद्युत धारा है इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। बात करें विमा की, तो ये मूल राशि है बच्चों, इसकी विमा हो जाएगी m0, L0, T0, A1। अगली बात कि विद्युत धारा सदिश राशि है कि अदिश राशि है? जो इलेक्ट्रिक करंट है वो वेक्टर है कि स्केलर है? तो बच्चों इसके बारे में अलग अलग आप आंसर सोच सकते हो। देखो, सदिश में अक्सर यह पढ़ाया जाता है कि जिनमें डायरेक्शन है वो सदिश, जिनमें डायरेक्शन नहीं है वो अदिश। पर विद्युत धारा में डायरेक्शन होती है। आप बनाते हो, जब भी आप सर्किट डिजाइन करते हो, जैसे मान लीजिए कि प्रतिरोध है, यहां बैटरी है सपोज ये, तो आप करंट कैसे दिखाते हो कि करंट प्लस से निकलता है और माइनस में प्रवेश करता है, ऐसा पढ़ा है ना आपने। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन मतलब जो डायरेक्शन है वो तो होती है, पर डायरेक्शन होते हुए भी ये कैसी राशि है? अदिश। याद रखना कि विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब अगर कोई ये पूछ ले कि भाई ये अदिश राशि क्यों है, इसमें तो डायरेक्शन है, फिर भी आप इलेक्ट्रिक करंट को अदिश क्यों कह रहे हो? क्योंकि ये सदिश नियमों का पालन नहीं करती है।
नियमों का पालन कैसे नहीं करती? सपोज यहां से 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और ऊपर से भी 5 एम्पियर करंट आ रहा है। 5 एम्पियर 90 डिग्री पर है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो इनका रिजल्टेंट 5√2 होना चाहिए था। आप याद करो, अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा से। पर जब आप इन दोनों को जोड़ोगे और बाहर जो करंट निकलेगा ना बच्चों, वो 10 एम्पियर होगा। एक्चुअली में ये सदिश नियमों का पालन नहीं करती है। क्या नहीं करती है? सदिश नियमों का पालन नहीं करती है, इसलिए कैसी राशि है? अदिश। तो आप याद रखेंगे कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। रीजन पूछे क्यों, तो आप दोगे कि ये सदिश नियमों का पालन नहीं करती है। अभी मैं आपको लिखा दूंगा इस बात को, है ना। नेक्स्ट एक और भी अच्छा क्वेश्चन है कि अगर हम एक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, कोई चालक है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहे हैं, तो बच्चों वो चालक कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा या फिर उदासीन रहेगा? तो आप ध्यान से देखिएगा अच्छी तरीके से। मैं इसको साफ कर रहा हूं ना यहां से, देखिए। आप ऐसे सोचिए कि ये हमारे पास कोई चालक है, ध्यान से देखना, और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। इसे आपने कनेक्ट कर दिया बच्चों बैटरी से, ठीक है। तो आपको पता है कि करंट तो पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में क्या करेगा? एंट्री। पर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तो करंट से उल्टा होगा ना। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तो करंट से उल्टा होगा। इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा? देखना, जैसे नेगेटिव में करंट प्रवेश किया है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से निकला एक तरीके से। इलेक्ट्रॉन ये गया और ये गया। जैसे ही यहां से एक इलेक्ट्रॉन एंटर किया ना, इस सिरे से एक इलेक्ट्रॉन उसी समय कहां निकल जाएगा? बाहर। सपोज इसके अंदर 100 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 100। 100 आदमी लाइन लगा खड़े हैं एक तरीके से। अब पीछे से एक आदमी और एंट्री किया, 101 हुए, लेकिन उसी समय एक आदमी बाहर निकल गया, तो कितने बचे? 100। मतलब इस चालक में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जब चालक में करंट फ्लो हो रहा है ना, तो एक सिरे से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं और दूसरे से प्रवेश कर रहे हैं। जितने एक से प्रवेश करते हैं उसी समय उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे से कहां निकल जाते हैं? बाहर। अब जो किसी भी चालक के टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन है वो कैसे रहेंगे? कांस्टेंट। इसलिए वो हमेशा कैसा रहेगा? उदासीन। याद रखना इस बात को आप, कि जब भी चालक में धारा बहेगी तो उसका व्यवहार कैसा रहेगा? उदासीन। और उदासीन क्यों रहेगा? क्योंकि एक सिरे से जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे दूसरे से उतने ही क्या करेंगे? प्रवेश। तो आप फटाफट इन बातों को नोट कीजिए। चलो मैं बोलता हूं और आप लिखिए। हेडिंग लिखें आप सबसे पहले, विद्युत धारा। सबसे जो पहली हेडिंग है बच्चों, वो आप लिखिए विद्युत धारा। लिखो, चालक में आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। चालक में आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। चालक में आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। चालक में आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। क्लियर? ठीक। नीचे फॉर्मूला लिख दीजिए, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी और I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। चालक में आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। इसका फॉर्मूला लिखिए, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी और नीचे लिखिए I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। दो इसके फॉर्मूले लिख लीजिए आप। चालक में आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी और I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। क्लियर यहां तक? ठीक है। अगला डैश लगाइए। देखो, इसका मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है बच्चों? एम्पियर। इसका मात्रक एम्पियर होता है। इसका मात्रक एम्पियर, एम्पियर के ब्रैकेट में कैपिटल ए लगा देना। इसका मात्रक एम्पियर होता है। अगला डैश लगाइए, विमा लिख लो। चलो, इसकी विमा बड़े कोष्टक में बड़े अक्षरों में लिखना, M0 L0 T1 A1 होती है। इसकी विमा M0 L0 T0 A1 होती है। ठीक है। अगला डैश लगाओ।
देखो यह है अदिश राशि है, यह है अदिश राशि है। जो विद्युत धारा है बच्चों वो अदिश राशि है ना, तो यह है अदिश राशि है, यह है अदिश राशि है। क्योंकि क्यों है अदिश राशि? यह अदिश राशि है क्योंकि यह सदिश नियमों का पालन नहीं करती है। लिखिए इसके अंदर, यह अदिश राशि है क्योंकि यह सदिश नियमों का पालन नहीं करती है। यह अदिश राशि है क्योंकि यह सदिश नियमों का पालन नहीं करती है। क्लियर? फिर डैश लगाइए। देखो जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक उदासीन बना रहता है, तो चालक उदासीन बना रहता है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक उदासीन बना रहता है, क्योंकि एक सिरे से जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, क्योंकि एक सिरे से जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, एक सिरे से जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उसी समय दूसरे सिरे से उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। धारा प्रवाह के दौरान चालक उदासीन बने रहते हैं, क्योंकि एक सिरे से जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं दूसरे सिरे से उसी समय उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। लिख लीजिए आप इस बात को। धारा प्रवाह के दौरान चालक उदासीन बने रहते हैं क्योंकि एक सिरे से जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं दूसरे सिरे से उसी समय उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। अतः चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियत रहती है। समझ गए आप भाई? एक सिरे से जितने बाहर निकलेंगे दूसरे से उतने ही प्रवेश कर जाएंगे, तो जो टोटल नंबर है चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन का वो कैसा रहेगा? फिक्स। और जब तक इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज नहीं होगी आप वस्तु को आवेशित नहीं कर सकते। पता है ना आपको? तो लिख लो इस बात को। तो कुल इलेक्ट्रॉन नियत रहते हैं। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, एक छोटी सी बात और कर लें, प्रकार कि विद्युत धारा कितने प्रकार की है। तो जनरली आप जानते हो बच्चों, 2 प्रकार की है, एसी और डीसी। अक्सर हम इन चैप्टरों में डीसी की बात करेंगे। 5, 6 जितने भी चैप्टर पढ़ने वाले हैं इन सब में कौन सा करंट काम में लेते हैं? डीसी। एसी करंट हम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे। जो चैप्टर नंबर 10 है उसका नाम ही है प्रत्यावर्ती धारा। क्लियर है? तो आप एक बात और लिख दो, डैश लगाइए कि विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है। लिख दो आप इस बात को, विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है। विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है, उनके दोनों के नाम लिखो। नंबर 1 दिष्ट धारा, ब्रैकेट में डीसी। 2 प्रकार के बच्चों। फर्स्ट तो आप लिखना दिष्ट धारा डीसी, और नंबर 2 प्रत्यावर्ती धारा एसी, अल्टरनेटिव करंट। विद्युत धारा कितने प्रकार के बच्चों? 2 प्रकार की है। कौन कौन सी? पहला तो लिखिए आप एसी और दूसरा लिखिए आप डीसी। एसी और डीसी 2 प्रकार की है विद्युत धारा। ठीक है? यहां तक सबको समझ में आ गया होगा? क्लियर? अब आप एक हेडिंग और डाल दीजिए, आवेशवाहक। चलो, आवेशवाहक क्या होता है बच्चों? आवेशवाहक जिसके कारण करंट फ्लो होता है। तो डेफिनेशन की तो कोई जरूरत है ही नहीं है। आवेशवाहक हेडिंग डाल करके तीनों बात लिख दो। चालक में एरो लगा के लिखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन, कि जो चालक हैं
उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन काम करते हैं आवेश वाहक का। चालक के आगे तो लिखिए आप मुक्त इलेक्ट्रॉन, सेकंड नंबर पे आप अर्धचालक लिखिए। अर्धचालक में आवेश वाहक क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल, ठीक है ना। चालक के आगे लिख दो मुक्त इलेक्ट्रॉन, अर्धचालक के आगे आप लिख दीजिए मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल। और तीसरा नंबर विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य, इसमें लिख दो आप धनायन और ऋणायन। विद्युत अपघट्य में आप लिखिए धनायन और ऋणायन। क्लियर है? जल्दी से पूरा नोट कर लो। चलो नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की ना। तो अपनी बुक में आप एग्जांपल नंबर निकाल लीजिए। सबसे पहले 5.1, सबसे पहले हम करेंगे एग्जांपल नंबर 5.1। बच्चों पेज नंबर 99 पर है, बुक आपके पास में होगी, नहीं है तो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप देख लेना अपने हिसाब से ना। क्वेश्चन है कि एक पृष्ठ से गुजरने वाले आवेश Q का मान समय t पर निम्न प्रकार निर्भर करता है। कोई पृष्ठ है, उससे आवेश गुजर रहा है Q, और Q समय पर किस प्रकार डिपेंड कर रहा है, मतलब समीकरण दिया हुआ है आपको, Q बराबर 4TQ प्लस 5T प्लस 6 कूलाम। आपको एक तरीके से आवेश का समीकरण दे रखा है, समय के पदों में कुछ भी हो सकता है, हमें क्या फर्क पड़ता है इस चीज से। T बराबर 1 सेकंड पर पृष्ठ से प्रवाहित तात्क्षणिक धारा का मान क्या होगा? T बराबर 1 सेकंड पर, T इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1 सेकंड पर आपको करंट निकालना है, तात्क्षणिक धारा निकालनी है। तो बच्चों जो समीकरण दिया जाए समय के पद में और करंट की चर्चा करवाए तो एक फॉर्मूला है, अभी आपने जो पढ़ा था कि I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। जो करंट है उसका फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो आप इसमें वैल्यू जमा के देखना कितना आता है। I इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी और Q की वैल्यू जमा दीजिए, कितना है 4TQ प्लस 5T प्लस 6। सॉल्व करें इसको। I इज इक्वल टू, देखो मैंने आपको 11th क्लास में अवकलन पढ़ा रखे हैं बच्चों, फिर भी जिनको नहीं पता है वो सुनिए। सबसे पहले जो ये प्लस वाली विधि अपनाएंगे अपन कि इन सबका अलग अलग अवकलन करेंगे, पूरा मेथड से करता हूं, ध्यान से देखना। डी अपॉन डी टी, 4TQ अलग, डी अपॉन डी टी 5T अलग, और डी अपॉन डी टी ये 6 अलग। करिए इसका। I इज इक्वल टू, बच्चों 4 तो इसमें गुणा हो रहा है ना, मैंने कहा था कोई भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई होता है वो कहाँ जाता है? बाहर। तो आप 4 को बाहर ले लीजिए। क्लियर? क्या बचेगा? डी अपॉन डी टी टी क्यू प्लस वैसे 5 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा? डी अपॉन डी टी में टी, और ये तो कांस्टेंट है बच्चों, सिंपल, इसमें टी की टर्म है ही नहीं है, और कांस्टेंट का अवकलन कितना आता है? 0। क्लियर है यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए I इज इक्वल टू 4 तो बाहर है ये अपना, मुझे इंटीग्रेट करना है टी क्यू को x की पावर n से, और x की पावर n का अवकलन क्या कहता है कि पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी उसमें से। टी क्यू में घात कितनी है? 3। 3 तो कहाँ आ जाएगा? आगे, और एक कम कर दो, 3 में से एक कम करेंगे तो कितना बचेगा? 2। समझ गए होंगे आप शायद। टी डी टी अपॉन डी टी खुद का खुद के सापेक्ष 1 होता है, तो टी का कितना आएगा? 1, तो प्लस 5 × 1, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट निकल करके आया वो आया 12T² प्लस 5। कितना आया? 12T² प्लस 5। अब इसमें आप टी की वैल्यू पुट कर दो, पुट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो करंट कितना आता है? I इज इक्वल टू, देखिए 12 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5, तो जो करंट निकल करके आया 12 और 5 17 एम्पियर निकल करके आया। मतलब जो करंट बहेगा वो कितना बहेगा बच्चों? 17 एम्पियर बहेगा। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, जल्दी से बोर्ड से लिख लीजिए, स्क्रीन पॉज करके। चलो, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी खास नहीं है इसमें ऐसा। अरे कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना ऐसे, तो आपको क्यू का कोई टी के रेस्पेक्ट में एक समीकरण टाइप में दे दे
और पूछे कि आई कितना है, तो सीधी सी बात है, उसको टी के सापेक्ष आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, जो भी आंसर आए उसमें जो टी की वैल्यू दे वो पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो जल्दी से नोट करो, ठीक है। स्क्रीन पॉज करके लिख लेना भाई, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें आप अगला क्वेश्चन। अब देखिए आप एग्जांपल नंबर 5.3। एक बात और बच्चों, जो आपको क्वेश्चंस यहां दिए जाते हैं ना, उन्हें आप घर सॉल्व करके देखें भाई एक बार, और आप उसके आंसर कमेंट भी क्या करो। मैं देखता हूं मुश्किल से 20-25 बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं, इसका मतलब और बच्चे पढ़ते नहीं। अच्छा दूसरी बात, क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है कि थ्योरी की वीडियो में तो व्यू बहुत ज़्यादा आते हैं और क्वेश्चन की वीडियो में व्यू कम आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन देख नहीं रहे हो। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बोर्ड में क्वेश्चन ही आएंगे। अबे नालायकों, वो थ्योरी तो उन क्वेश्चनों को कराने के लिए है। थ्योरी पढ़ के तुम क्या कर लोगे, मतलब समझ नहीं आई तो सुन लेना ध्यान से। जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन की वीडियो भी आपकी कॉपी में उसी तरीके से होनी चाहिए जैसे आप थ्योरी के नोट्स लिख रहे हो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5.3 देखिए आप, पेज नंबर 100। हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में जिसकी त्रिज्या आपको दे रखी है और इतने की चाल से चक्कर लगा रहा है, औसत विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 5.3। एक इलेक्ट्रॉन है, मैं डायग्राम बनाऊं। आपको पता है कि परमाणु गोलाकार होता है, सेंटर भाग में तो होता है न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। तो एक इलेक्ट्रॉन है जो चारों ओर चक्कर लगा रहा है। उस पथ की जो आपको त्रिज्या दे रखी है ना बच्चों, त्रिज्या कितनी है, 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, ये तो है त्रिज्या। और उसकी जो स्पीड है वो है 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। और आपसे पूछा गया है औसत विद्युत धारा, तो हमें आई का मान ज्ञात करना है ना। कैसे किया जाए, सुनो ध्यान से। करंट के बारे में आप क्या फॉर्मूला जानते हो भाई, आई का फॉर्मूला क्या होता है, Q/T। जनरली जो इलेक्ट्रिक करंट है आई, उसका फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हो आप, I इज इक्वल टू Q/T। अब चक्कर जो लगा रहा है वो इलेक्ट्रॉन लगा रहा है। चक्कर कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है बच्चों कितना होता है, -e। कितना होता है, -e, यानी कि -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। पर मैं अगर परिमाण की दृष्टि से बात करूं बच्चों, तो मैं Q की जगह जमा सकता हूं E/टाइम। क्लियर है यहां तक। अच्छा, अब टाइम कहां से आएगा, समय। समय का सूत्र होता है बच्चों दूरी बटे चाल। आप सोचिए, ये इलेक्ट्रॉन है, अब अपना एक राउंड पूरा कर रहा है, मान लो इसमें समय देख लेते हैं पूरे राउंड में। तो पूरे राउंड में समय दूरी बटे चाल है, तो दूरी कितनी हो गई, जब एक राउंड पूरा करेगा तो पूरी परिधि को कवर कर लेगा। आप सोचो कि इलेक्ट्रॉन ने राउंड लगाना स्टार्ट किया यहां से और लौट करके यहीं आएगा, तभी तो आप एक चक्कर मारोगे उसको। तो उसमें दूरी कितनी हो गई, 2πr, और चाल कितनी है, v। तो मैं चाहूं तो देखो ध्यान से, E तो ऊपर है ही है, समय की समय दूरी जो परिधि है 2πr, और चाल कितनी है, v। मतलब जो I का सूत्र निकल करके आया वो क्या निकल करके आया, EV/2πr। ये समझ में आया कि नहीं आया, ध्यान से देख लो। आपको करंट चाहिए I, और I का फॉर्मूला है, बहुत जनरल तरीका है बिल्कुल, Q/T। चक्कर कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो आवेश कितना हो जाएगा, E। रही बात समय की, समय का सूत्र है दूरी बटे चाल। तो इलेक्ट्रॉन जब परिधि पर घूम करके आया तो दूरी कितनी हो गई, 2πr, चाल कितनी हो गई, v। तो t की जगह बच्चों मैंने 2πr/b जमा दिया, और जो I का सूत्र आया वो कितना आया, EV/2πr। अब इसमें सारी वैल्यू पुट कर दीजिए आप। E 1.6 इंटू 10⁻⁻19, v स्पीड है 2.2 गुना 10⁻6 2
पाई की वैल्यू क्या जमा, 3.14 जमा दूं, कुछ भी जमा लीजिए। और आर की वैल्यू कितनी है, 5.3 गुणा 10 की घात -11। इसको सॉल्व कर लो, इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। चलो सुनो ध्यान से, देखो इस पॉइंट ने ये पॉइंट कैंसिल कर दिया, एक 2.2 का पॉइंट गया, एक 5.3 का पॉइंट गया, ठीक है ना। देखो क्या बच गया। अच्छा, इस पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो 31.4 हो जाएगा तरीके से। तो ऊपर तो आपको दिखेगा, देखो 2 से काट भी दो भले इसको, कितनी बार, 11 बार, ठीक है ना। तो ऊपर तो आपको दिखा एक तरीके से 16 गुणा 11, और नीचे आपको दिखेगा कितना, 31.4 गुणा 53 गुणा 10 की घात। देखिए ध्यान से, ऊपर कितना है, माइनस का 19 और प्लस के 6, कितने हो गए, माइनस के 13। ऊपर एक तो माइनस 19 है और एक प्लस 6, तो ऊपर कितना आ गया, -13। और नीचे कितना है, -11। ऊपर जाएगा तो +11 हो जाएंगे, प्लस के तो 11 ये। अब सोच लो, +11 और प्लस के 6 कितने हो गए, +17। शायद मेरे हिसाब से तो माइनस के 2 बचे। कितना बचा बच्चों, -2। सॉल्व कर लो, लगभग आंसर निकालना है, आप एग्जैक्ट कर लेना। देखो इसको लगभग 31.4 को अगर 32 मान लो तो 16 2 32, 2 बार कट गया, है ना। 53 को अगर मैं 50 मान के देखूं तो 100 आया, 100 ऊपर जाके 10 to -4 गया, लगभग 0.001 ऐसा कुछ आंसर आएगा। मैं आंसर चेक करता हूं, देखो, है ना। सटीक आंसर आप खुद करके देख लेना भाई, कितना आ रहा है। इसमें आंसर आ रहा है बिल्कुल 1.06 मिली एम्पियर। क्या आंसर आ रहा है, 1.06 मिली। मिली का मतलब 10 to the power -3 आया होगा, जिसको आपने क्या जमा दिया, मिली। तो जो इलेक्ट्रिक करंट आया वो ये आया। 2 क्वेश्चन कराए हैं आपको इस फॉर्मूले पर मैंने, इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। एक तो क्यू का समीकरण दिया हुआ था टी के टर्म में, तो आई बराबर dq/dt काम में लिया मैंने, है ना। उसमें टी का मान जमा दिया अवकलन करके आगे। और दूसरा तरीका क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा था, तो आई बराबर q/t, क्यू की जगह ई आ गया। रही बात समय की दूरी बटे चाल, संपूर्ण चक्र में दूरी 2πr, चाल भी, तो टी की जगह 2πr/b, एक नया सूत्र बन के आया, EV/2πr। अब जो भी आंकड़े हैं आप जमा करके सॉल्व तो कर ही सकते हो आराम से। क्लियर है, स्क्रीन पॉज करके यहां कैसे भी आप जल्दी से नोट करो इसको। चलो ठीक है, लिख लिया होगा शायद। नेक्स्ट, यहां पर आपका एक टॉपिक समाप्त होता है, क्या, विद्युत धारा, ठीक है ना। साफ कर दो इसको। आगे देखिए, चलो नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है बच्चों, वो है धारा घनत्व। जो नई हेडिंग अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, वो हेडिंग है धारा घनत्व। इसका सिंबल होता है बच्चों कैपिटल G, ठीक है ना। पहली हेडिंग जो हमने पढ़ी वो थी विद्युत धारा। अब जो नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ेंगे बिल्कुल छोटी सी हेडिंग है, आराम समझना, वो है धारा घनत्व। धारा घनत्व की डेफिनेशन आप सूत्र से निकालिए, आपको अच्छा लगेगा। तो पहले आप इसका सूत्र याद कर लें, चलो, उससे सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। सूत्र है J = I/A, ये याद कीजिए आप। तो J = I/A, J = I/A। डेफिनेशन क्या कहती है, ए मतलब अनुप्रस्थ काट मान लीजिए आप एकांक, और उससे जो धारा प्रवाहित होगी वो क्या है, धारा घनत्व। किसी भी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट के लंबवत प्रवाहित धारा, सुनना ध्यान से, किसी भी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट के लंबवत, ये धारा घनत्व सदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि थी, अदिश, और ये कैसी राशि है, सदिश। एक बात तो याद भी याद रखें, जैसे कि
सिंपल कंडक्टर है, ये रहा, है ना, इस तरीके का। ठीक है, एरिया हमने ए मान लिया इसका, तो करंट इधर जा रहा है और एरिया भी इसका इधर ही है, ए वेक्टर, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस कंडीशन में जो फॉर्मूला तैयार होगा वो होगा J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। इसमें एक दूसरी कंडीशन और भी हो सकती है, कौन सी, कि ये कोई चालक है सपोज इस तरीके का, मतलब टेढ़ा कटा हुआ एक तरीके से ना, इसका एरिया वेक्टर इसकी सतह के परपेंडिकुलर यानी कुछ इधर होगा और करंट इधर जा रहा है, मान लीजिए आपका आई, मतलब अब की बार इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। यहां तो आई और ए की डायरेक्शन में था, तो सिंपल फॉर्मूला बन गया J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, और यहां पर इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो अब एरिया ना लेकर उसको घटक लेंगे, और ए वेक्टर का ऊपर घटक कितना आएगा बच्चों, ए कॉस थीटा। तो अब आपका सूत्र बनेगा ना क्या, J इज इक्वल टू वो बनेगा आई अपॉन ए कॉस थीटा। दो सूत्र बनते हैं, वैसे ऐसी कोई खास आवश्यकता है नहीं है, खैर फिर भी मैंने आपको समझा दिया है। क्लियर? अगर आप इस सूत्र से देखो वजगुना करके बच्चों, तो आप पाओगे कि आई इक्वल टू है जे ए कॉस थीटा, मतलब आप आई को पता है क्या लिख सकते हो, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो इस सूत्र से क्या क्लियर होता है, जे वेक्टर और ए वेक्टर का कौन सा गुणा किया आपने, अदिश गुणा, डॉट लगा हुआ है ना, तो जे वेक्टर और ए वेक्टर का आपने डॉट प्रोडक्ट किया, तब आई मिला। मतलब जो धारा मिल रही है वो अदिश गुणन से मिल रही है, इसका मतलब वो अदिश राशि है। ये मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं, यहां आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। धारा घनत्व के लिए आप एक सूत्र याद करें, देखो कैसे याद रखना है आपको, क्या क्या याद रखना है मैं बताता हूं। धारा घनत्व के लिए आप एक सूत्र याद करें, क्या, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। क्या याद करोगे बच्चों, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, और इससे डेफिनेशन बन जाएगी कि किसी भी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट के लंबवत प्रवाहित धारा, किसी भी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट के लंबवत प्रवाहित धारा क्या कहलाती है, धारा घनत्व। क्लियर है? J इक्वल टू आई अपॉन ए वेक्टर क्वांटिटी है, दिशा अनुप्रस्थ काट के लंबवत है। और बात करें बच्चों इसके मात्रक की, तो मात्रक क्या होगा बताओ, I का मात्रक तो एम्पियर और A का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इसका जो यूनिट है वो होती है एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। अच्छे से याद कर लेना, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो आप नोट कीजिए, चलो इसको जल्दी से, बहुत छोटी हेडिंग है, कुछ खास नहीं है इसमें। हेडिंग लिखिए आप धारा घनत्व, हेडिंग लिखिए आप धारा घनत्व, है ना। और धारा घनत्व में आप डेफिनेशन लिखिए सीधा, दिमाग में रखना है J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। ए का मान अगर 1 मान लूंगा तो आई जे के बराबर होगा। परिभाषा लिखिए, किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काठ, किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काठ के लंबवत प्रवाहित धारा, किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काठ के लंबवत प्रवाहित धारा, किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काठ के लंबवत प्रवाहित धारा, धारा घनत्व कहलाती है। किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काठ के लंबवत प्रवाहित धारा, धारा घनत्व कहलाती है। क्लियर? फॉर्मूला लिखिए इसका, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, J इक्वल टू आई अपॉन ए। क्लियर? किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट के लंबवत प्रवाहित धारा, धारा घनत्व कहलाती है। J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, नीचे एरो लगाइए, एक एरो में लिखिए मात्रक, तो लिखो धारा घनत्व का एसआई मात्रक, धारा घनत्व का एसआई मात्रक एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर होता है। धारा घनत्व का एसआई मात्रक एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर होता है। धारा घनत्व का एसआई मात्रक एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है? बेमा लिख लो, चलो इसकी बेमा डायरेक्ट बोल दूं, एम्पियर के ऊपर A1 और अनुप्रस्थ काट के नीचे L2 क्षेत्रफल की वजह से,
तो देखो m0 बेमा लिख लो बड़े कोष्टक में, m0 l माइनस टू T0 A1, m0 l माइनस टू T0 A1। क्लियर, ये इसकी बेमा है। नेक्स्ट लिखिए कि यह सदिश राशि है। याद रहे धारा घनत्व कैसी राशि है? सदिश। यह सदिश राशि है जिसकी दिशा, सदिश राशि जिसकी दिशा अनुप्रस्थ काट के लंबवत होती है। जो सतह है इसकी क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट के लंबवत होती है, अनुप्रस्थ काट के लंबवत होती है। ठीक है, नोट लगाकर आप ये डायग्राम बना के ये फॉर्म लिख दीजिए और ये डायग्राम बनाकर ये लिख दीजिए, आपकी जानकारी के लिए, नॉर्मल सी बात है। ठीक है ना, दोनों लिख लो, लिख लेना, स्क्रीन पॉज करके दोनों फॉर्म लेना। एक बात और लास्ट बात बता दें आपको कि अगर कोई चालक अलग अलग मोटाई वाला है, सपोज कोई चालक ऐसा है, देखो ले ऐसा ले लो, अलग अलग मोटाइयां हैं, मेरे कहने का मतलब यहां पॉइंट नंबर ए और ये पॉइंट नंबर बी, दो पॉइंट हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ए पर अनुप्रस्थ काट बहुत कम है और बी पर अनुप्रस्थ काट बहुत ज्यादा है। तो बच्चों पहली बात तो ये है कि जितना करंट ए पर होगा उतना ही करंट बी पर होगा। याद रखना, चाहे चालक समान मोटाई का हो या अलग अलग मोटाई का हो, करंट तो बराबर होता है। पर धारा घनत्व तो ध्यान से देखो, ए के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ए अनुप्रस्थ काट ए पर कम है ना, तो धारा घनत्व सॉरी जे ए पर कैसा होगा? ज्यादा, और बी पर कैसा होगा? कम। तो आप ये भी डायग्राम बनाकर ये लिख लेना यहां से। ठीक है ना, नोट कर लो उसको। चलो, तो आज के लिए इतना ही है ना। होमवर्क है, 2 क्वेश्चन आपके लिए, और वो क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में डालने हैं भाई। सुन लिया करो एक बार में, है ना। एक तो आप लिखिए, होमवर्क नोट करें आज का। पहला क्वेश्चन है धारा घनत्व का एसआई मात्रक लिखिए। पहला क्वेश्चन है धारा घनत्व का एसआई मात्रक लिखिए। और जो, अच्छा ये क्वेश्चन बुक के ही हैं और मैं आगे इनको नहीं कराऊंगा भाई, ध्यान रखना। डाउट हो तो अभी पूछ लेना। और दूसरा है एक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें कितना आवेश होता है। दोनों ही बुक के क्वेश्चन है बच्चों। तो ये आपका होमवर्क है ना, और इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं भाई। देख लो ध्यान से। पहला है धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक लिखो, बोर्ड में आ चुका है वैसे क्वेश्चन। और दूसरा है कि एक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें कितना आवेश होता है और क्यों। भाई से चाहो तो आप जवाब इसका भी दे सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आज हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया है, इसका लेक्चर नंबर 1 है। बहुत इजी चैप्टर है, अगर पुराने चैप्टर किसी बच्चे ने ना भी पढ़े हैं तब भी उसको ये बात समझ में आएगी। तो रेगुलर पढ़ें, चाहे वीडियो 2 बार देखनी पड़ जाए। एक बार समझ लिया, दोबारा फिर चला लो बैठ करके, खूब सारा नेट आता है आजकल। ठीक है, पर कमी ना रह जाए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप यूट्यूब के जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिख सकते हो। जो भी आपको समस्या हो मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है भाई।